भारत की जो ऑयल स्ट्रेटेजी है उसमें एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में दो गल्फ देशों में कई सालों के बाद रिप्लेसमेंट हो गई है, जो बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स रियलिटी की तरफ इशारा करता है। वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भारत अब कौन सा सेकंड हैंड डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने जा रहा है, उसके पीछे भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि ईरान की कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जो दुनिया भर के आर्टिस्ट ईरान के पीछे पड़ गए हैं। रशिया ने भी भारत की दोस्ती के ऊपर कमेंट किया है, हम उस पर भी बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि इस बार का डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पैटर्न में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिला है। द हिंदी ने इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूज आ रही है कि भारत के जो टॉप 5 के ऑयल सप्लायर देश होते हैं, उस लिस्ट में अब सभी कंट्रीज की पोजीशन ऊपर नीचे हो गई है और भारत ने अब कुछ नई कंट्री से क्रूड ऑयल की वॉल्यूम्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल मैरीटाइम एंड कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म केपलर ने जानकारी दी है कि जून के महीने में 1 जून से लेकर 19 जून के बीच में भारत ने कुछ पुराने देशों को ड्रॉप करके नए देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिए हैं। जून के स्टार्टिंग में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश हमेशा की तरह हमारा दोस्त रशिया ही है। अभी तक भारत ने रशिया से 2.66 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया है। रशिया हमेशा की तरह टॉप के ऊपर है। रशिया को तो खैर कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन सेकंड पोजीशन के ऊपर जो भारत हमेशा से सऊदी अरब के पास दूसरी सबसे बड़ी वॉल्यूम क्रूड ऑयल की उठाता था, उसको रिप्लेस कर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया है, जो कि आमतौर पर 4th या 5th पोजीशन के ऊपर हुआ करता था। न्यूज निकल कर आ रही है कि जून महीने में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर यूएई था, जिसने भारत को 6,36,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। उसके बाद सऊदी अरेबिया 3rd पोजीशन के ऊपर आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने सऊदी अरेबिया से जून महीने में क्रूड ऑयल इंपोर्ट की वॉल्यूम को काफी कम कर दिया है। सिर्फ 3,84,000 बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे हमने सऊदी अरेबिया से परचेज किया है, जो कि यूएई के आधे के करीब है। जून महीने में अभी तक भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है वेनेजुएला। न्यूज आ रही है कि 1 से 19 जून तक भारत ने वेनेजुएला से 2,09,000 बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे परचेज किया है और वेनेजुएला के बाद 5th पोजीशन के ऊपर हमारा 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश है अमेरिका। हालांकि अमेरिका से केवल हमने 91,000 बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे परचेज किया है, यानी 1 लाख से भी कम। जबकि अगर हम पिछले महीने के साथ कंपेयर करें तो पिछले महीने भारत ने अमेरिका से 2.5 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। पिछले महीने के साथ अगर इस डेटा को कंपेयर करें तो परसेंटेज वाइज यूएई और रशिया, इन दोनों कंट्री से इंपोर्ट होने वाली वॉल्यूम में सबसे बड़ा जंप देखने को मिला है, जबकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली वॉल्यूम में ह्यूज गिरावट आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से, और ये न्यूज ईरान के सपोर्टर्स के लिए खास तौर के ऊपर अहम है, ताकि उन्हें पता चले कि वो किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया, बीबीसी और रॉयटर्स ने भी इस पर स्टोरी की है। सबसे पहले तो आप ये विजुअल्स देखिए, जिसमें एक महिला गाना गा रही है और सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रही हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस वीडियो परफॉर्मेंस के लिए ईरान ने अपने देश में इस महिला सिंगर को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ये सिंगर 2 साल तक ईरान को छोड़कर किसी 3rd कंट्री में नहीं जा सकती है और अगले 2 साल तक ये किसी भी तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महिला सिंगर का नाम है परास्तु अहमदी। इन्होंने साल 2024 के दिसंबर महीने में अपने YouTube चैनल के ऊपर एक गाने की वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें इन्होंने हिजाब नहीं पहना था और स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, जो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। रियल लाइफ में किसी भी वेन्यू के ऊपर ये नहीं गई थी, यानी सिर्फ वीडियो अपलोड किया था। बस एक वीडियो में इस तरह का अटायर पहना था और यही चीज इनका सबसे बड़ा क्राइम बन गई। इवन जो YouTube वीडियो थी उसमें परास्तु अहमदी ने ईरान का एक देशभक्ति का गाना गाया था, यानी ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई रोमांटिक सॉन्ग गाया हो। उस समय ये वीडियो ईरान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी तेजी से वायरल हो गई थी, जिसके तुरंत बाद ईरानियन अथॉरिटीज ने परास्तु अहमदी और उनकी टीम के कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इनको बेल मिल गई थी, लेकिन ये केस लगातार चलता रहा। अब इस केस में ईरान की क्रिमिनल कोर्ट ने अपना फैसला यानी कि फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है, जिसमें सिंगर परास्तु अहमदी और उनकी टीम के 8 मेंबर्स, जिनमें म्यूजिशियंस, वीडियोग्राफर, एडिटर्स वगैरह शामिल हैं, इन सभी को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। ये सब अगले 2 साल तक कोई भी आर्टिस्टिक या म्यूजिक से संबंधित काम नहीं कर सकते हैं। ईरान की कोर्ट का कहना है कि इन लोगों ने इमोरल, वल्गर और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि इस्लामिक रूल्स का उल्लंघन है। ईरान के इस वर्डिक्ट को सुनकर दुनिया भर में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है और ईरान की इस चीज को लेकर आलोचना हो रही है और सभी ये लोग कह रहे हैं कि ये कभी नहीं सुधरेंगे और ना सुधरने की कोशिश करेंगे। सिंगर्स और आर्टिस्ट की आवाज को इस तरह से दबाना गलत है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने
इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्रिटेन से 9 की संख्या में रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स परचेज किए हैं। लेकिन ये रिटायर्ड जैगुआर्स उड़ाने के लिए नहीं बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के लिए परचेज किए गए हैं। न्यूज आ रही है कि इन एयरक्राफ्ट से जरूरी स्पेयर पार्ट्स को निकाला जाएगा और इनको निकालकर भारत के पास जो एग्जिस्टिंग जैगुआर फाइटर जेट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जैगुआर फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल रखने में मदद मिले। इंडियन एयरफोर्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फेस ना करनी पड़े। भारत के पास जैगुआर फाइटर जेट्स की 6 स्क्वाड्रन है जो कि साल 2028 में धीरे धीरे फेस आउट की जानी है। कुछ स्क्वाड्रन अभी भी अगले 5-6 साल तक एटलीस्ट और इंडियन एयरफोर्स के पास रहेंगी, जो कि इस समय फाइटर जेट्स की भारी कमी फेस कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन डिलेस के कारण इंडियन एयरफोर्स को टाइम के ऊपर तेजस फाइटर जेट दे नहीं पा रहा है, इसलिए जैगुआर फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल रखना इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी भी बन गया है। जैगुआर फाइटर जेट्स 1970 का फाइटर जेट है जिसके कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स कई सालों पहले ही बनना बंद हो गए थे, इसलिए इंडियन एयरफोर्स इससे पहले भी कई बार रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स दुनिया के अलग अलग देशों से परचेज करके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की शॉर्टेज को पूरा करती आई है। इससे पहले भारत ने फ्रांस, ओमान और ब्रिटेन से पहले भी रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स परचेज किए हैं। फ्रांस ने अपने जैगुआर फाइटर जेट साल 2005 में रिटायर आउट करके फेस आउट कर दिए थे। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने साल 2007 में, जबकि ओमान ने भी साल 2014 में अपने जैगुआर फाइटर जेट्स को रिटायर कर दिया था। वैसे ये रिटायर्ड फाइटर जेट्स होते बड़े काम के हैं, लेकिन आप किसी और देश के रिटायर्ड फाइटर जेट्स परचेज करने को सपोर्ट करते हैं? हाँ या फिर ना? हमें सेकंड हैंड फाइटर जेट नहीं परचेज करने चाहिए। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोसी देश नेपाल को लेकर, जिसको FATF ने अगेन एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। पिछले साल फरवरी 2025 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने नेपाल को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला था, जिसका कारण था नेपाल के फाइनेंशियल सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। इसके साथ ही वहां पर करप्शन और टैक्स चोरी को रोकने के लिए काफी कमजोर कानून थे। इन्हीं का हवाला देकर FATF ने नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। FATF अगर एक बार किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालता है तो उन देशों को मॉनिटर भी किया जाता है, और जब वो FATF द्वारा बताए गए एक्शंस ले लेते हैं तो रिव्यू करने के बाद उनको लिस्ट से हटा दिया जाता है। न्यूज आ रही है कि आज FATF ने अपनी ताजा रिव्यू रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इन्होंने नेपाल को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF का कहना है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक हाई लेवल टीम ने जब मई और जून महीने में नेपाल का दौरा किया तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि FATF ने जो नेपाल की सरकार को 15 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया था, उसमें से नेपाल की सरकार ने सिर्फ 9 पॉइंट्स के ऊपर ही प्रोग्रेस दिखाई है, जबकि बाकी के 6 पॉइंट्स के ऊपर अभी भी आधा अधूरा ही काम किया गया है, जिसके चलते नेपाल को अभी और समय तक इस लिस्ट में रहना पड़ेगा। वैसे रिसेंटली भारत के विवेक अग्रवाल सर FATF के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। हो सकता है कि नेपाल इस चीज के लिए भारत से मदद मांगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि वेस्टर्न देश जितना मर्जी कोशिश कर लें भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ने की, लेकिन हमारे देशों के बीच ऐसे संबंध है जिनकी नींव काफी मजबूत है और आजादी के समय से ही हमने भारत के साथ दोस्ती निभाई है और भारत का साथ दिया है। रशियन विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत और रशिया के संबंध इनको तोड़ना नामुमकिन सी बात है। जो देश रशिया और भारत की दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रशिया और भारत की दोस्ती को कमजोर करने की उनकी तमाम कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी, इसलिए उनको कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि भारत को आजादी मिलने के बाद काफी समय तक किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने भारत की सेना को स्ट्रांग बनाने में भारत की मदद नहीं की थी। भारत को कोई भी हथियार नहीं दिया करते थे। उस समय कोई भी वेस्टर्न देश भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मदद बिल्कुल नहीं करना चाहता था, जबकि भारत की आजादी के बाद रशिया ने भारत को हथियार भी दिए और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा की ताकि भारत खुद ही अपने देश में हथियार बना सके। रशिया पहले के मुकाबले भारत को कम हथियार बेच रहा है, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि हम भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी रशिया और भारत के ज्वाइंट वेंचर शुरू कर भारत में प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए रशिया की सेल्स भारत को कम हो रही हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा कि ज्वाइंट प्रोडक्शन में हमने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ शुरुआत की थी, फिर उसके बाद क्लाशनिकोव गन्स और अब T-90 टैंक्स भी हम भारत के साथ मिलकर भारत में ही बना रहे हैं। इसके साथ ही रशियन विदेश मंत्री ने भारत के क्रूड ऑयल और गैस खरीदने के ऊपर भी कमेंट किया है और कहा कि वेस्टर्न देशों और अमेरिका ने काफी कोशिश की कि भारत रशिया से तेल और गैस परचेज करना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत का रुख काफी शानदार था और भारत ने सभी देशों को साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के जो एनर्जी इंपोर्ट्स होंगे वो राष्ट्रीय हित और बाजार की कंडीशन को देखते हुए होंगे, और ऑयल और गैस किस कंट्री से खरीदना है किससे नहीं, इसका फैसला भारत खुद ही करेगा। वैसे देखा जाए तो ये बात 100% सच है। भारत के इतिहास में रशिया जैसा पार्टनर हमको कभी नहीं मिला।
हमने कोशिश की थी अमेरिका के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन जो फिलहाल आजकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत और रशिया के लेवल की पार्टनरशिप हम अमेरिका के साथ कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं।